मैं तुझसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। तू उन्हें बचा ले। तू ही उन्हें बचा सकती है नैना। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने शकुंतला के आंचल को समेटते हुए कहा, आपको मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है माँ। आप भूल रही हैं, जो आपके सुहाग हैं वो मेरे भी कुछ लगते हैं। मेरे पिता हैं वो। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी जान बचाऊं। अगर इसकी कीमत मेरी खुशियां हैं, मेरा जीवन है, तो ठीक है, मैं अपना जीवन बर्बाद करने को तैयार हूँ, कहकर नैना तेजी से वहां से निकल गई। अपने कमरे में आकर नैना बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अभी अभी तो खुशियां पाई ही थी और इतनी जल्दी खुशियां उससे रूठ जाएंगी, उसे नहीं पता था। उसने अपने सर पर किसी का स्पर्श महसूस किया तो उसकी दादी थी। वह दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। दादी उसे चुप कराती हुई बोली, चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा। मैं जानती हूँ तू शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिक्र मत कर, वहाँ तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत पैसे वाले लोग हैं ये, आराम से रहेगी तू। नैना रोती हुई बोली, दादी क्या आपको सच में लगता है मैं वहाँ खुश रहूंगी? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा हम औरतों को पग पग पर बलिदान देना पड़ता है। अपनी खुशियां परिवार के लिए कुर्बान करनी पड़ती हैं। तू भी तो एक औरत ही है, तुझसे यह सब अलग कैसे हो सकता है? अभी हमारे पास जो समस्या है उसका सिर्फ एक ही निदान है, ब्रजेश। बाकी तो खुद समझदार है बिटिया। पूरी रात नैना शरद को याद करके रोती रही। अगले दिन उसने शकुंतला के पास जाकर कहा, मैं छोटे साहब से मिलने जा रही हूँ माँ। शकुंतला ने उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखा। तब नैना बोली, घबराइए मत माँ, मैं आज उनसे सारे रिश्ते तोड़ने जा रही हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें बताना पड़ेगा ना कि अब मैं उनसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगी। इतना तो अधिकार बनता है ना। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा। दादी भी चुप रही। नैना शरद से मिलने आम के बगीचे में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद शरद वहां अपने दोस्त सौरभ के साथ आया था। शरद ने नैना से कहा, नैना ये मेरे बचपन का दोस्त सौरभ है, तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं लेकर आ गया। नैना ने उसका अभिवादन किया, फिर शरद की ओर देखकर बोली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शरद बोला, हाँ हाँ बोलो ना, यह मेरे बचपन का दोस्त है, कोई गैर नहीं, इसके सामने जो कहना कह सकती हो। नैना ने नजरें नीचे किए हुए कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा बगीचा घूमकर आता हूँ। सौरभ के जाने के बाद शरद ने कहा, यह क्या किया तुमने नैना? उसे बुरा लगा होगा, वो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है। नैना ने कहा, माफ कीजिएगा, बात जरूरी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। बात यह है, मैं अब आपसे मिलने नहीं आ सकती, हमारा साथ बस इतना ही था। शरद थोड़ा गुस्से में बोला, क्या मजाक लगा रखा है नैना तुमने? क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो क्या कहना है। नैना ने रोते हुए कहा, शरद जी मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तो आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने परिवार की खुशियों के लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मेरे पिताजी कर्ज में डूबे हुए हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे ब्रजेश से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए अब यह रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। नैना की बातों को सुनकर शरद खामोश हो गया। नैना ने कहा, क्या मैं जाऊं? शरद कुछ बोलता उससे पहले ही सौरभ ने आकर कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मुझसे तो आपने बात ही नहीं की। फिर जब उसकी नज़र शरद की ओर गई तो कहा, क्या बात है शरद, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? शरद उदासी भरे स्वर में बोला, नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। नैना आज यहाँ मुझसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म करने आई है। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या रिश्ता ख़त्म करने के लिए? लेकिन क्यों? अभी अभी तो तुम दोनों लोगों का रिश्ता शुरू ही हुआ था, ऐसा क्या हो गया जो 2 दिनों में ही रिश्ता ख़त्म करने की बात आ गई? शरद बोला, इसके पिता के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने इसकी शादी किसी ब्रजेश नाम के अमीर व्यक्ति से तय कर दी है। अगर उसके पिता ने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो कर्जदार उन्हें मार देंगे जान से। इनका घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। सौरभ कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब अगर इसके पिता का कर्ज हमने चुका दिया तो वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? शरद चिंतित स्वर में बोला, हाँ हो सकता है, लेकिन हम इसके पिता का कर्ज चुकाएंगे कैसे? तू तो जानता है मेरे पिताजी किसी को एक पैसा भी मुफ्त में देना नहीं चाहते।
हमारे पास पैसा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकें। अभी मेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है, मेरी पढ़ाई पर भी खर्चा है। मेरी नौकरी लगी होती तो बात और होती। मैं तो नैना से अपनी शादी की बात करने में भी पिताजी से डर रहा था। वो तो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें मना लूँगा। अब जब शादी की बात के साथ कर्ज वाली बात बताऊँगा तो तुझे क्या लगता है यार, वो हमारी शादी के लिए तैयार होंगे? सौरभ बोला, तो क्या तू नैना की शादी एक उम्र दराज व्यक्ति से होने देगा? शरद बोला, नहीं यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तो नैना के साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता बता। सौरभ बोला, रास्ता तो यही है, तो इस बारे में अपने पिताजी से एक बार बात कर ले। वो जितने पैसे देना चाहें ले ले। मुझसे भी जितनी हो सकेगी मैं तेरी मदद करूँगा। अपने बाकी दोस्तों से भी मदद मांगने की कोशिश करेंगे। हम यूँ हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना। शरद बोला, हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं एक बार पिताजी से बात करके देखता हूँ। फिर नैना की ओर देखकर शरद बोला, नैना मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूँगा तुम्हारे पिता का कर्ज मैं चुका पाऊँ और उनसे तुम्हारा हाथ मांग लो। नैना आंखों में आंसू लिए बोली, जो भी करना जल्दी कीजिएगा। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी होने वाली है। मैं उस वजह से शादी नहीं करना चाहती। शरद नैना के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझसे जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नैना शरद का हाथ पकड़कर बोली, मैं इंतजार करूँगी, अभी चलती हूँ, कल इसी समय पर आऊँगी। नैना के जाने के बाद शरद परेशान होकर सर पकड़कर बैठ गया। सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू क्यों इतना परेशान है शरद, हम मिलकर कोशिश करेंगे ना। शरद परेशान होता हुआ बोला, कैसे परेशान ना रहूं यार, वादा तो कर लिया है नैना से, लेकिन क्या तुझे लगता है यह सब इतना आसान होगा? सौरभ बोला, पहले कोशिश तो कर, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर इतना परेशान रहेगा तो कोशिश कैसे करेगा? हिम्मत रख यार, सब ठीक हो जाएगा। शरद बोला, हाँ यार, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं नैना के बिना नहीं रह सकता। चलो घर चलते हैं, मुझे जाकर पिताजी से भी बात करनी है। उधर नैना के घर पहुंचने के बाद शकुंतला ने कहा, छोटे साहब से मिलकर तूने बता दिया ना बिटिया, सब कुछ कह दिया ना, अब तो उनकी नहीं हो सकती। यह सुनकर उन्हें दुख तो हुआ होगा, या क्या कहा उन्होंने? नैना बोली, हाँ दुख तो उन्हें बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्रजेश के सिर्फ कर्ज चुकाने के कारण वह तुम्हारी शादी उसके साथ कर रहे हैं। उनके लिए कर्ज चुकाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि कर्ज ब्रजेश ही चुकाए। अगर यह कर्ज मैं चुका देता हूँ तो फिर उन्हें तुम्हारी शादी मुझसे करने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने पिताजी से बात करेंगे और उनके एक दोस्त ने भी मदद करने की बात कही है। माँ, अगर सचमुच ऐसा हो गया तब तो मुझे ब्रजेश से शादी नहीं करनी पड़ेगी ना। शकुंतला बोली, हाँ वो तो है, लेकिन तेरे पिताजी से भी तो इस बार मैं बात करूँगी। तू शरद से कहना कि वह जल्दी से जल्दी आकर तेरे पिताजी से बात कर लें। नैना बोली, हाँ उन्होंने कहा है, बस थोड़ा वक्त लगेगा, वो जल्दी आएंगे, लेकिन आज आप पिताजी से बात करके देखिएगा वो क्या कहते हैं। शकुंतला बोली, हाँ जरूर, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुझे तेरी खुशियाँ मिल जाएं बिटिया। शाम को जब सुरेश घर आया तब शकुंतला ने उसे चाय देते हुए कहा, आप नैना की शादी ब्रजेश से इसलिए करना चाहते हैं ना कि वो आपके कर्ज को चुकाने के लिए तैयार है। सुरेश शकुंतला की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, वरना मुझे इतने बड़े उम्र के व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करने का शौक थोड़े ही है। लेकिन तू ये सवाल क्यों पूछ रही है शकुंतला? शकुंतला डरते डरते बोली, वो मैं सोच रही थी जी, अगर हमें कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो हमारे कर्ज को चुका देता है तो कितना अच्छा होता ना। अगर हमें कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो हमारे कर्ज चुका दे तो आप नैना की शादी उससे कर दें। सुरेश बोला, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? जितना कर्ज मेरे ऊपर चढ़ चुका है उसे चुकाना इतना आसान नहीं है। कर्ज से ज़्यादा तो ब्याज है, ब्याज के कारण ही रकम ज़्यादा हो गई है और मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी रकम चुका पाएगा। 35 लाख रुपए हैं। शकुंतला हैरान होकर बोली, 35 लाख? अरे इतने हमारे गांव में किसी के पास भी नहीं होंगे। सुदेश बोला, अगर होंगे भी तो कौन हमें देना चाहेगा? लोग लड़कियों की शादी में दहेज मांगते हैं, ऐसे में कौन होगा जो हमें इतनी बड़ी रकम देगा?
मैंने यूं ही ब्रजेश से नैना की शादी तय नहीं की है, बहुत मजबूरी में मुझे यह फैसला लेना पड़ा है। उधर शरद जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखता है, उसके पिताजी कहते हैं, आ गए बरखुरदार, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ यहाँ हमारे पास, इनसे मिलो, यह है मेरे मित्र धीरज, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी किरण। शरद ने सबका अभिवादन किया और अंदर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी छोटी बहन से पूछा, ये लोग क्यों आए हैं, बहुत देर से आए हैं क्या, और मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी थी। शरद की छोटी बहन बोली, भैया आपको नहीं पता, पापा ने आपकी शादी धीरज अंकल की बेटी किरण से तय कर दी है, नीचे आपको किसी ने कुछ बताया नहीं। शरद बोला, क्या मेरी शादी तय हो गई है और मुझे पता तक नहीं, किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, मैं अभी जाकर शादी के लिए मना कर देता हूँ, मुझे नहीं करनी है ये शादी। शरद तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा, तभी उसके कानों में पिताजी की आवाज आई, मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता, अगर मैंने हाँ कर दिया तो समझो मेरे बेटे ने भी हाँ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, हम दोस्त से समधी बनने जा रहे हैं। यह सुनकर शरद के कदम वहीं रुक गए। उसने सोचा मेहमानों के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। मेहमानों के जाने के बाद जब शरद अपने पिताजी के पास गया तो उसके पिता ने कहा, आओ बेटा हमारे पास बैठो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए किरण को पसंद कर चुका हूँ। वैसे तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दो, तुम्हें भी किरण पसंद है या नहीं। शरद बोला, पापा आपको बात करने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था, मैं किरण से शादी कर सकता हूँ या नहीं। मैं किरण से शादी तो कर लेता पापा, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। शरद की बात सुनकर उसके पिताजी गुस्से में बोले, शरद क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमारे घर में शादी बड़ों की मर्जी से होती है, प्यार मोहब्बत के लिए घर में कोई जगह नहीं है। तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछूं। मैंने जो किया है तुम्हारे लिए अच्छा किया है, किरण बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए अच्छी जीवन साथी साबित होगी। शरद बोला, मैंने कब कहा पापा कि किरण अच्छी लड़की नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। पापा यह मेरी जिंदगी है, मुझे अपना जीवन किसके साथ बिताना है यह फैसला मेरा होना चाहिए। तब उसके पिताजी कहते हैं, लगता है तुम्हें शहर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने बेटा, बहुत लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, एक बात कान खोलकर सुन लो शरद, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ किरण से होगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह अगर किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, मैंने अपने दोस्त से वादा किया है, उसे किसी भी कीमत पर निभाऊंगा, शरद के पिता ने कहा। तो शरद बोला, तो फिर मैं भी आपका बेटा हूँ पापा, मैंने भी किसी से वादा किया है और मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। राघवेंद्र जी गुस्से में शरद पर हाथ उठाते हुए बोले, शरद चुप हो जा वरना आज अच्छा नहीं होगा। तभी शरद की माँ सामने आ गई और बोली, क्या कर रहे हैं आप, जवान बच्चे पर भी भला कोई हाथ उठाता है, बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे एक दूसरे पर चिल्लाने से गुस्सा करने से क्या होगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद वीरेंद्र जी शरद की बात सुनने को तैयार हुए। उन्होंने पूछा, कौन है वो लड़की। शरद अपने पापा के पैरों के पास बैठकर बोला, पापा इसी गांव की है, नैना नाम है उसका, बहुत सुंदर है, उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है, आप जब उससे मिलेंगे तो उसे देखकर खुश हो जाएंगे। राघवेंद्र जी बोले, मुझे उसकी तारीफ नहीं सुननी, उसके पिताजी क्या करते हैं, कैसा घर परिवार है और किस जाति की है। शरद बोले, उसके पिताजी एक साधारण किसान है पापा, उस वक्त वह लोग बहुत मुसीबत में आ गए हैं, इस समय उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है, इसलिए वो एक अमीर व्यक्ति से नैना की शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका कर्ज चुकाने को तैयार है। वह आदमी नैना की उम्र से काफ़ी बड़ा है, ये समझो उसके पिता की उम्र से भी बड़ा है। नैना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उसकी शादी उससे हो गई तो। अब शरद के पिताजी गुस्से में बोले, तो तुम क्या चाहते हो बेटा, उनका कर्ज हम चुका दें, है ना, इतनी मेहनत करके मैंने यह मुकाम हासिल किया है और यह सब यूं ही लुटा दूं। सुन रही हो श्रीमती जी अपने लाडले की बात, साहबजादे कहते हैं कि हम उस लड़की के बाप का कर्ज चुका दें, जैसे कि यहाँ तो पेड़ों पर पैसे लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं बरखुरदार, यह जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो ना तुम, शहर में जाकर जो पढ़ाई कर रहे हो, यह यूं ही नहीं हो रहा, पैसे लगते हैं इन सब के पीछे
और अभी तो तुमने कमाना शुरू भी नहीं किया और लुटाने चले हो। तुम्हें क्या लगता है कर्ज चुका देने से जो वह लोग हमें पैसे वापस कर पाएंगे? पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाएंगे। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, लड़की भी मिली तो इसे निम्न जाति की गरीब लड़की। उसका बाप खेतों में किसान नहीं बल्कि बंधुआ मजदूर होगा। उसके पास अपने खेत भी नहीं होंगे क्योंकि सारे खेत तो कर्ज के ब्याज में देने में निकल गए होंगे। अब जब बात हाथ से बाहर हो गई तो किसी अमीर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर रहा है, या यह कह लो कि अपनी बेटी को बेच रहा है। ऐसे गिरे हुए खानदान में तुम्हारा बेटा शादी करना चाहता है। एक बात कान खोलकर सुन लो शरद, मैं यहाँ खैरात में पैसे नहीं बांटता। अगर इतना ही है तो जाओ कमाओ पैसे और चुका दो उसका कर्ज। मैं एक पैसा भी देने वाला नहीं हूँ बेटा। शरद हाथ जोड़कर बोला, पापा क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं जब पैसे कमा लूँगा, मतलब मेरी नौकरी लग जाएगी, तब आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अभी हमारी मदद कीजिए। शरद के पापा बोले, बिल्कुल नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें इस काम के लिए कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। शरद गुस्से में बोला, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, कहकर वह घर से जाने लगा। शरद की माँ शरद के सामने आ गई और बोली, ऐसा मत कर बेटा, हम तेरे बगैर नहीं रह सकते, बात को समझने की कोशिश कर। शरद के पापा गुस्से में बोले, जाने दीजिए उसे, 2 दिन में की आई हुई लड़की के कारण यह हम सबको छोड़कर जाना चाहता है। घर छोड़ने के बाद खुद ही जब अकल ठिकाने आएगी तो वापस लौट आएगा। शरद की माँ उसे रोकते रह गई, लेकिन अपने पिताजी की बात सुनकर वह फौरन घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने दोस्त सौरभ के पास गया, उसे सारी बात बताई तो उसने कहा, तुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। शरद, माना कि तू नैना से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है यार कि तू इस तरह घर छोड़कर चला आए। इतनी बड़ी बात सुनकर कोई भी माता पिता ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम सबको पता था कि ऐसा ही होगा, फिर तू इतना परेशान क्यों है? शरद बोला, सौरभ अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो नैना मेरी कभी नहीं हो पाएगी। सौरभ बोला, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। वैसे कितना कर्ज है नैना के पिताजी का? शरद बोले, पता नहीं, यह तो पूछा ही नहीं था। अच्छा, कल आएगी तो पूछ लेना। अगले दिन नैना शरद से मिलने आई। शरद को देखकर वह समझ गई उसके पिताजी ने उसकी बात नहीं मानी। नैना बोली, पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया ना? शरद बोला, हाँ, पैसे देने से तो मना कर दिया नैना, और हमारे रिश्ते के लिए भी मना कर दिया उन्होंने। मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी है। वैसे ही तुम्हारे पिताजी का कितना कर्ज होगा? नैना बोली, जब माँ पिताजी से बात कर रही थी तब मैंने सुना था, उन्होंने कहा था 35 लाख कर्ज है। शरद बोला, क्या 35 लाख? तब तो मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, और मैं भी उनसे इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता हूँ। सौरभ, अब क्या करेंगे यार, इतने पैसों का इंतजाम तो हम नहीं कर सकते। नैना बोली, आप इतने परेशान मत होइए, भूल जाइए मुझे, शायद हमारा साथ यहीं तक था। मुझे अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए ब्रजेश से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा यही होगा, अब हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। नैना जाने लगी, तभी पीछे से शरद ने आवाज़ दी, रुक जाओ नैना, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। नैना रुक गई और वापस शरद के पास चली आई। दोनों की आंखों में आंसू थे, एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द उनकी आंखों में झलक रहा था। दोनों बिछड़ने के ख्याल से ही घबरा रहे थे। उनकी हालत देखकर सौरभ ने कहा, जब दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है और इतना प्यार एक दूसरे से करते हो तो क्या ऐसे ही हथियार डाल दोगे? एक सुझाव है मेरे पास जिससे तुम दोनों एक हो सकते हो। सौरभ की बात सुनकर नैना और शरद उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे। तब सौरभ ने कहा, तुम लोग इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? मेरे पास वाकई एक आइडिया है। शरद बोला, तो इंतजार किस बात का कर रहा है, बताना क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सौरभ बोला, मुझे लगता है कि 35 लाख रुपए का इंतजाम करना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए अगर तुम लोगों को शादी करनी है और एक साथ जीवन बिताना है तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, कहीं दूर जाकर अपने प्यार की नई दुनिया बसाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। शरद और नैना दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं। शरद बोला, नहीं यार, यह सही नहीं होगा, इस तरह नैना को लेकर भागना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तुझे तो पता है कि मेरे पिताजी की कितनी पहुँच है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो हमें ढूंढ ही लेंगे, और फिर क्या होगा?
तूने सोचा है हमारे गांव में ऐसी घटना होने पर लड़कियों को मार दिया जाता है, उनके परिवार वालों को गांव से निकाल दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नैना की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ नैना से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे पाने के लिए इसकी जान को दांव पर लगा दूं, इसके परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दूं। नैना ने शरद की ओर देखकर कहा, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर मेरे मन में आपके लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उतना ही प्यार मैं अपने परिवार से भी करती हूँ। ऐसा करने से मेरे पिताजी की जान खतरे में आ जाएगी। गांव वाले मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं भी आपकी तरह आपसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन अपने पिता की जान की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। सौरभ दोनों की ओर देखकर बोला, धन्य हो तुम दोनों लोग। तुम लोगों का प्यार भी बहुत ही सच्चा और निर्मल है। मैं तुम्हारी जगह रहता तो यहाँ से भागने की कोशिश करता, लेकिन तुमने तो बता दिया कि प्यार का सही अर्थ क्या है। प्यार का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, बल्कि प्यार का अर्थ त्याग और समर्पण भी है। प्यार कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह पाओगे? शरद बोला, मैं आखिरी कोशिश करूंगा। पैसे का तो इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर हम ब्रजेश से मिलकर इस विषय पर बात करें तो कैसा रहेगा। मैं उनसे विनती करूंगा कि अभी वो नैना के पिता का कर्ज चुका दें, फिर हम धीरे धीरे उन्हें उनके पैसे लौटा देंगे। क्या पता वो मान जाएं तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे कहाँ रहते हैं ब्रजेश जी? नैना बोली, कहाँ रहते हैं तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन कल वो शादी की तारीख पक्की करने के लिए आने वाले हैं। मैंने माँ को बात करते हुए सुना था, उन्होंने कहा था कि 11 बजे दिन में वो आएंगे। शरद बोला, फिर ठीक है, हम तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। वह जैसे ही आएंगे उनसे मिलकर बात कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब सब कुछ उनके ऊपर ही निर्भर करता है। नैना बोली, अब मैं चलती हूँ। अगर ब्रजेश जी मान गए तब आप मुझे सूचित कर दीजिएगा, वरना मैं अब आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि जितना मिलूंगी उतना ही कमज़ोर पड़ती जाऊंगी। डर लगता है मुझे कि कहीं आपका प्यार मुझे कमज़ोर न बना दे। शरद बोला, मैं समझ सकता हूँ नैना, मैं खुद यह सोचकर भी डर जाता हूँ कि मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा, तुम्हें भूलना पड़ेगा। देखते हैं हमारी किस्मत ने हमारे लिए क्या फैसला किया है। कल तक पता चल जाएगा किस्मत का फैसला, चाहे जो भी हो। मैं आज तुम्हें इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हम मिले या ना मिले, लेकिन मेरे दिल में, मेरी आत्मा में हमेशा तुम रहोगे। नैना रोते हुए बोली, मैं भी आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। कहकर अपने आंसू पोंछती हुई वह तेजी से वहाँ से निकल गई। दोनों की भावनाएं देखकर सौरभ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, चल यार, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। सौरभ शरद को लेकर उसके घर आ गया और उसके पिताजी से बोला, चाचा जी इसे माफ़ कर दीजिए, इससे गलती हो गई, यह बहुत परेशान था इसलिए इसने ऐसा किया। शरद बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आई एम सॉरी। तब शरद के पापा ने शरद को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है। नैना और शरद की रात आंखों ही आंखों में कटी। दोनों ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे थे कि ब्रजेश उनकी बात मानने को तैयार हो जाए। अगले दिन सुबह 10 बजे ब्रजेश के आने का समय से पहले शरद और सौरभ के साथ नैना के घर के पास जो शरद पहुंच गया। ठीक 11 बजे एक गाड़ी आकर नैना के दरवाजे पर रुकी। शरद समझ गया कि ब्रजेश आ गया है। शरद और सौरभ दोनों ब्रजेश के सामने चले गए और बोले, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप अंदर चले जाना, लेकिन पहले हमारी बात सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ब्रजेश बोला, कौन हो तुम लोग और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अगर कोई ज़रूरी बात है तो मैं बाद में करूँगा, अभी मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। सौरभ बोला, आप जिस ज़रूरी काम से जा रहे हैं उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। ब्रजेश ने सवालिया नज़रों से उन दोनों की ओर देखा। तब शरद ने कहा, बस 5 मिनट हमें दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। ब्रजेश बोला, ठीक है, जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? शरद बोला, बात यह है कि मैं और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उसके पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं, इसलिए उसके पिता आपसे उसकी शादी कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनका कर्ज चुका पाएं, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती है। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप नैना के पिता का कर्ज चुका दें और मुझे थोड़ा वक्त दें।
मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज़ आप इस शादी से इनकार कर दें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। दो प्यार करने वालों को मिलाने से आपको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। हम आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ब्रजेश जी, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? ब्रजेश शरद की बातों को सुनकर गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर हैसियत नहीं है तो सपने क्यों देखते हो? मैं नैना से शादी करके रहूँगा। मैं इस शादी के लिए इनकार बिल्कुल नहीं करने वाला। अच्छा यही होगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा। कहकर ब्रजेश वहाँ से घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आते ही उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सुरेश बाहर आओ। कमरे में बैठकर क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें इतना भी पता नहीं है, लड़के वालों का स्वागत करने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ा होना होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी तक अंदर बैठे हो। सुरेश हड़बड़ाता हुआ बाहर निकला और बोला, माफ़ कीजिएगा साहब, मैं बस बाहर आने ही वाला था। अभी अभी खेत से ही आया हूँ, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल रहा था, इसलिए देर हो गई। आइए ना, आप बैठिए। कहकर सुरेश ने एक कुर्सी ब्रजेश के पास लाकर रखी। ब्रजेश कुर्सी पटकते हुए गुस्से में बोला, मैं बैठने नहीं आया हूँ यहाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुरेश आश्चर्य से उसकी ओर देखता हुआ बोला, क्या हुआ साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ब्रजेश बोला, तुम इस घर के मालिक हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तुमने उस दिन अपनी बेटी की शादी मुझसे तय की थी, उसके बाद भी तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत बढ़ गई, वो गांव के आवारा लड़कों के साथ रिश्ता बनाती फिर रही है। अभी अभी दो लड़के मुझे बाहर मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं शादी से इनकार कर दूं, तुम्हारा कर्ज चुका दूं, पैसे वो मुझे धीरे धीरे करके लौटा देंगे। उसने साफ साफ कहा कि नैना और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अब यह शादी नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। चुका लो अपना कर्ज कहीं और से पैसे का इंतजाम करके। ऐसी बदचलन लड़की के साथ मैं शादी नहीं करने वाला, जो शादी तय होने के बाद भी दूसरों के साथ रंगरलियां मनाती फिरे। सुरेश हाथ जोड़कर बोला, साहब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप रिश्ता मत तोड़िए। ब्रजेश गुस्से में चिल्लाया, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजेश की आवाज़ सुनकर शकुंतला और नैना दोनों खुद ही बाहर आ गईं। सुरेश ने गुस्से में नैना की ओर देखकर कहा, साहब क्या कह रहे हैं? तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है नैना? अभी अभी वो लड़का इन्हें बाहर मिला था, क्या यह सच है? नैना नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। उसे चुपचाप खड़े देखकर सुरेश गुस्से में चिल्लाया, जवाब दे वरना तेरी चमड़ी अभी उधेड़ दूंगा। नैना डर के मारे हकलाती हुई बोली, पापा दरअसल बात यह है, वो लड़का और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन नैना ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सुरेश ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शकुंतला ने नैना को पकड़ लिया। नैना फूट फूट कर रोने लगी। ब्रजेश बोला, इसलिए लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, देख ले सर चढ़ाने का नतीजा। यह थप्पड़ अगर तुमने पहले मारा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। औरत पैर की जूती होती है, उन्हें पैरों में ही रखना चाहिए। सुरेश ब्रजेश के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सही कहा आपने साहब, गलती हो गई मुझसे, लेकिन आगे से शिकायत का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा, इसका वादा करता हूँ मैं। आप यह रिश्ता मत तोड़िए साहब, अब आप ही हमारा सहारा हैं। अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? ब्रजेश बोला, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं, जिसने पहले किसी के साथ अपना मुंह काला कर लिया है? सुरेश बोला, नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। फिर लड़कों का क्या पता साहब, उसके पीछे पड़ गए होंगे तो उसने डर कर हाँ कह दिया होगा। आखिर बच्ची है वो, इतनी समझ में कहाँ से आएगी उसमें अभी। आप एक मौका दीजिए साहब, आगे से वो कोई गलती नहीं करेगी। ब्रजेश ने अपने पैरों पर गिरे सुरेश को एक लात मारते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम पर थोड़ा भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन शादी आज के आज ही होगी, अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं दे सकता। सुरेश घबरा कर बोला, साहब आज के आज ही, लेकिन कैसे? हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। ब्रजेश बोला, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम तैयारी करोगे? बात यह हुई थी कि मैं तुम्हें आज थोड़े पैसे दे दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें शादी के बाद पैसे दूंगा, इसलिए आज ही शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद भी मैं पैसे तभी दूंगा जब तुम्हारी बेटी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो जाएगी। सुरेश बोला, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो ब्रजेश बोला, मतलब यह है कि तुम्हारी बेटी पवित्र होगी तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा,
वरना तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर में फेंक कर वापस चला जाऊंगा और एक पैसा नहीं दूंगा। अंदर ब्रजेश की बातों को सुनकर नैना जोर जोर से शकुंतला के गले लगकर रोने लगी और बोली, माँ, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। आप देख रही हैं कैसी बातें कर रहा है ये। शकुंतला रोती हुई बोली, हम औरतों की किस्मत ऐसी है बेटी, यहाँ पग पग पर हमें अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सुरेश भी ब्रजेश की बातों को सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी इस आदमी को धक्के मारकर जो घर से बाहर निकाल दे, लेकिन हालात के हाथों में मजबूर होने के कारण उसने कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। ब्रजेश बोला, ठीक है, तुम जल्दी से उसे तैयार करके पास वाले मंदिर में ले चलो, हम वहीं शादी कर लेंगे। ब्रजेश अंदर गया और शकुंतला की ओर देखकर नम आंखों से बोला, शकुंतला, इसे तैयार करके ले चलो। फिर जब नैना पर उसकी नजर गई तो जो रोई जा रही थी, तब उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, हमेशा खुश रहना बेटी, इस बदनसीब बाप को माफ कर देना। यह सुनकर नैना अपने पिता के गले लगकर और भी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बाप बेटी को रोते देखकर शकुंतला और दादी भी रो पड़ी। माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। नैना अपने घर को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसके बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने जीवंत हो रही थी। घर में बिताए सारे पल एक एक उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उधर शरद इस बात से बेखबर था कि नैना की शादी आज होने वाली है। वो सौरभ से बोल रहा था, यार अब क्या करें, ब्रजेश ने तो हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। सौरभ बोला, अब कोई रास्ता नहीं बचा यार, जो रास्ता है उस पर तुम लोग चलना नहीं चाहते। शरद बोला, पता नहीं क्यों मुझे यह ब्रजेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं कि उसने हमारी बात नहीं मानी, बल्कि उससे मिलकर भी कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ मुझे। सौरभ बोला, तो ठीक कह रहा है, वह आदमी मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा। पता नहीं नैना को कैसे रखेगा, उसके तो बाप से भी ज़्यादा उम्र का है वो। तभी एक लड़का उनके पास आया और शरद को एक चिट्ठी देता हुआ बोला, यह नैना दीदी ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है। शरद ने जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, प्रिय शरद जी, मेरी शादी ब्रजेश के साथ आज ही गांव के इसी मंदिर में होने जा रही है। आप उससे मिले थे, उसके बाद उसने आज ही शादी का फैसला कर लिया और मेरे पिता को पैसे देने के लिए एक बहुत ही घटिया शर्त रखी है। उसने कहा, अगर मैं पवित्र रहूंगी तभी मेरे पिता को पैसे देगा, वरना मेरे घर मुझे लाकर छोड़ देगा। अब तक तो मैं अपनी किस्मत के सहारे उससे शादी करने को तैयार थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उससे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही मेरी, लेकिन मजबूरी है, शादी तो मुझे करनी पड़ेगी अपने पिता की जान बचाने के लिए। अब पता नहीं हम कभी मिलेंगे भी या नहीं। इतना तो जरूर है कि हम दोनों एक दूसरे के दिलों में खूबसूरत याद बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। नैना जो चिट्ठी पढ़ने के बाद जो शरद बोला, यार कितना घटिया इंसान है ब्रजेश, लगता है तू सही कह रहा है। इस आदमी से शादी करके जो नैना की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं नैना को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। शरद की बातों को सुनकर सौरभ बोला, ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जिसे पढ़कर तू ऐसी बातें कर रहा है। शरद ने सौरभ की ओर चिट्ठी बढ़ाते हुए कहा, ले तू खुद ही पढ़ ले, समझ जाएगा, लेकिन जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। सौरभ ने चिट्ठी पढ़ते ही कहा, अब तो नैना को यहाँ से लेकर जाना ही सही होगा यार, जल्दी चल। दोनों दौड़ते भागते शिव मंदिर की ओर जाने लगे। वो मंदिर के पास पहुँचने वाले ही थे, अचानक दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वो गिर पड़े, संभल भी नहीं पाए, लेकिन फिर फौरन उठकर उन्होंने भी उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे और ये निहत्थे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से एक गुंडे ने दोनों के सर पर डंडों से वार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब शरद को थोड़ा होश आया तो उसने अधखुली आंखों से देखा नैना को गाड़ी में बिठाया जा रहा था। वह अपने हाथों को आगे बढ़ाता हुआ आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नैना तक नहीं पहुंच पाई और गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से तेजी से निकल गई। वो नैना को जाते हुए देखकर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तब तक सौरभ को भी होश आ गया। सौरभ ने जब उसे इस तरह बिलखते देखा तो उसे गले लगाकर बोला, चुप हो जा यार, ऐसा मत कर, संभाल अपने आप को, जो होना था वो हो चुका। शरद बच्चों की तरह रोते हुए उसे कस के पकड़ते हुए
हमने आने में देर कर दी यार, हमारे कारण नैना की ज़िंदगी खराब हो गई। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे बचा नहीं पाया। सौरभ बोला, हमने कोशिश तो की ना, अब सफल नहीं हुए तो यह हमारी नहीं किस्मत की गलती है। किस्मत में शायद तुम लोगों का मिलना नहीं लिखा था। अब यूं ही रोता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। संभाल अपने आप को, घर चल। देख तेरे सर में अभी भी खून बह रहा है और मेरे भी। चल डॉक्टर के पास चलकर पहले मल्लम पट्टी करते हैं। सौरभ ने सहारा देकर शरद को उठाया और दोनों गांव के एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी मरहम पट्टी कराने लगे। ब्रजेश कानपुर का रहने वाला था और नैना बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। नैना के पिता सुरेश के एक दोस्त की बेटी का ब्याह कानपुर में था। इसी दोस्त के जरिए सुरेश की मुलाकात ब्रजेश से हुई थी। ब्रजेश नैना को लेकर जब कानपुर स्टेशन पर पहुंचा तो उसने अपने एक आदमी से कहकर घर पर खबर भिजवा दी कि वो शादी करके दुल्हन को लेकर घर आ रहा है। दुल्हन के स्वागत की तैयारी की जाए। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए किसी आदमी से खबर भिजवानी पड़ी। ब्रजेश के घर पर जब यह खबर पहुंची तो ब्रजेश की शादी करके लौट रहा है, तब उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरा परिवार इस बात से खुश था सिवाय एक सदस्य के। वह सदस्य थी ब्रजेश की पहली पत्नी निर्मला। यह सब खबर सुनकर वह अपने कमरे में आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ब्रजेश के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे। उसने उस कमरे की ओर देखा जो अब तक उसका था, लेकिन अब उसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी। उसे वो दिन भी याद आया जब वह दुल्हन बनकर पहली बार घर में आई थी। कितने सपने सजोए थे उसने ब्रजेश के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के। ब्रजेश से उसकी मुलाकात अपनी बहन की शादी में हुई थी। उसकी सुंदरता पर ब्रजेश मोहित हो गया था। पूरी शादी उसमें जो उसके इर्द गिर्द घूमता रहा था और उसका काफ़ी ख्याल रखता रहा, और जाते जाते एक प्रेम पत्र भी निर्मला को दे गया था। निर्मला को ब्रजेश पसंद तो नहीं था क्योंकि निर्मला बहुत सुंदर थी और ब्रजेश बिल्कुल साधारण शकल सूरत का था। लेकिन बहन की शादी के बाद 2-3 बार जब वह निर्मला के जीजाजी के साथ उसके घर आया तो तब उसके व्यवहार ने निर्मला को प्रभावित किया। निर्मला के जीजाजी के दोस्त होने के कारण उसके जीजाजी ने भी ब्रजेश से निर्मला की शादी का प्रस्ताव उसके माता पिता के सामने रखा। ब्रजेश काफ़ी पैसे वाला था तो माता पिता ने भी निर्मला की शादी ब्रजेश से करने के लिए हामी भर दी थी। शादी ठीक होने के बाद भी ब्रजेश 2-4 बार घर पर निर्मला से मिलने आया। जब वह घर आया तब तक निर्मला उसके विचारों से और ज़्यादा प्रभावित हुई थी। धीरे धीरे उसे भी ब्रजेश से प्यार हो गया। उसे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था कि ईश्वर ने उसे इतना अच्छा पति दिया है जो इतना पैसे वाला, इतना समझदार और उससे प्यार करता है। आज उसे ब्रजेश की वो बातें और वो वादे याद आ रहे थे जो कभी उसने निर्मला से किए थे। उसने निर्मला से कहा था कि ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकती। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो है निर्मला, सिर्फ तुम। निर्मला को याद आ रहे थे वह पल जब ब्रजेश के आगोश में वह इस बिस्तर पर लेटी थी। ब्रजेश उसके बालों में उंगली फिराता हुआ उससे कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निर्मला, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। निर्मला इन बातों को याद करके रो पड़ी और मन ही मन बोली, कहाँ गए वो सारे वादे जो आपने मुझसे किए थे? कैसे आपने मेरा अधिकार किसी और को इतनी आसानी से दे दिया? आज इस बिस्तर पर मेरी जगह कोई और होगा, कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मुझे तो आदत है इतने बरसों से आपके साथ रहने की। कैसे एक ही पल में मैं सब कुछ भूल जाऊं और आपको किसी और का होने दूं? आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। आपने तो कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कहकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी और बिस्तर की चादर को उठाकर नीचे फेंक दिया। कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर निर्मला शांत हो गई और आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी उसकी सास शांति ने जो एक थप्पड़ लगाते हुए निर्मला से कहा, तुझे समझ नहीं आता? नई दुल्हन घर में आने वाली है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। घर में इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? तेरा बाप। चल जल्दी नीचे चल, दुल्हन आती ही होगी। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, अब यह कमरा तेरा नहीं है, इसलिए यहाँ आने की कोशिश मत करना। फटाफट अपना बोरिया बिस्तर समेट और नीचे वाले कमरे में चली जा।
एक बात और सुनती जा, अपने कमरे से बाहर तब तक मत निकलना जब तक बहू का गृह प्रवेश ना हो जाए। मैं नहीं चाहती तुझ जैसी मनहूस का काला साया उस पर पड़े। और अब ये टैसुए मत बहा, और यह जो कुछ भी हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने एक पोता दे दिया होता तो तुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब चुपचाप जल्दी अपना सामान लेकर नीचे वाले कमरे में आ जा। निर्मला बड़ी मुश्किल से अपने कुछ कपड़े लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अपने कमरे को छोड़ते हुए वैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसे वनवास के लिए जा रही है जो कभी खत्म नहीं होगा। अभी वो नीचे वाले कमरे में आई ही थी, तभी बाहर शोर सुनाई देने लगा। दुल्हन आ गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लिया। वो इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई से आखिर कब तक भाग सकती थी। कुछ देर बाद उसे बुलाया जाने लगा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके निर्मला अपने कमरे से बाहर आई। उसकी सास ने कहा, वहाँ क्या कर रही थी? इधर आ, बहू के पाँव धोने हैं, जा एक परात में पानी लेकर आ। निर्मला बिना किसी को देखे चुपचाप एक बर्तन में पानी लेकर आ गई। उसने जैसे ही नैना के पाँव की तरफ हाथ बढ़ाया, नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं खुद अपने पाँव धो लूँगी। तब उसकी सास बोली, तू अपने पाँव खुद नहीं धो सकती, यह तो रस्म है, रस्म में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। अब तेरे लिए मैं किसी छोटे को कहाँ से उठा कर लाऊं? क्या मैं तेरे पैर धोऊं? चुपचाप बैठी रहे। नहीं नहीं दुल्हन, इतना बोलती अच्छी नहीं लगती। रस्म रिवाज के बीच कब रात हो गई पता नहीं चला। और जो उसकी सास शांति ने निर्मला से कहा, जाकर कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर दे और नई चादर बिछा देना, अच्छे से कमरे को सजा देना। निर्मला रोते हुए बोली, माँ जी मुझसे नहीं होगा, कृपया करके आप यह काम किसी और से करवा लीजिए। अब निर्मला की सास गुस्से में बोली, यह काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी लोग रसोई घर में व्यस्त हैं और मैं आज की रसोई में तो तुझे जाने नहीं दूंगी। इसलिए चुपचाप जा, जो कहा वह कर। इतना क्यों दुखी हो रही है? कोई नई बात तो नहीं हुई? यहाँ पर बहुत लोगों की दूसरी शादी होती है, इसमें इतना दुख मनाने की क्या बात है? तुझे भी तो घर से नहीं निकाला है ना, रहने के लिए एक कमरा दे दिया है और 2 टाइम का खाना भी मिलेगा। और क्या चाहिए तुझे? अब जल्दी जा, वरना ब्रजेश नाराज हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। निर्मला कमरे में जाकर कमरे को व्यवस्थित करने लगी। तभी ब्रजेश कमरे में आया। उसे देखकर निर्मला गुस्से में बोली, आपने तो कहा था आप शादी नहीं करेंगे, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? ब्रजेश बोला, मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? मुझे भी तो अपना वंश आगे बढ़ाना है। अब अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो तो क्या कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही था ना। अब मैं तुम्हारा वादा निभाने के लिए पूरी जिंदगी इस खानदान को, इस घर को बगैर बारिश के तो नहीं रख सकता ना। इतना क्या परेशान हो रही हो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी शादी होती है। ऐसे हालातों में मैंने कौन सा तुम्हें छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम इसी घर में रहोगी, मैं कभी कभी तुम्हारे पास भी आ जाया करूँगा। इतनी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से कमरा ठीक करो, आज मेरी सुहाग रात है। मैं तो उसे देखकर बेकाबू हो रहा हूँ। तुमने देखा कितनी खूबसूरत लड़की से शादी की है मैंने? निर्मला आंखों में आंसू ले बोली, हाँ देखा है, आपकी पत्नी नहीं बेटी लग रही है वो। ब्रजेश गुस्से में चिल्लाया, निर्मला खबरदार, जो एक शब्द भी आगे कहा। मैं जानता हूँ तुम्हें जलन हो रही है उसे देखकर। तुम फौरन इस कमरे से बाहर निकलो, मैं आज किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहता। कुछ देर बाद निर्मला जो कमरे से बाहर निकल गई और उसकी सास अपने बेटे से कहने लगी, ब्रजेश अभी तू नीचे चल, तेरे दोस्त तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ देर बाद अपने कमरे में आना। कुछ देर बाद कुछ औरतें नैना को उसके कमरे तक छोड़ गईं। नैना उस कमरे को ध्यान से देख रही थी। बहुत बड़ा कमरा था, लेकिन जैसे ही उसे ब्रजेश का ख्याल आता वो डर जाती। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। यहाँ उसका दम घुट रहा था। कुछ देर तक तो वो पलंग पर बैठी रही, लेकिन थकान के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब ब्रजेश कमरे के अंदर आया तो नैना को सोता देखकर गुस्से में आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने एक जग पानी उसके ऊपर फेंक दिया। नैना घबरा कर उठ गई। ब्रजेश गुस्से में बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आज पति का इंतजार करना चाहिए? मेरे आने से पहले तुम कैसे सो गई? भूल गई आज हमारी पहली रात है।
नैना उसे देखकर डर गई, हाथ जोड़कर बोली, आज मैं थक गई हूँ, आज मुझे छोड़ दीजिए। ब्रजेश बोला, तुम्हारे नखरे अभी से शुरू हो गए हैं, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर उसने जबरदस्ती नैना के साथ मनमानी की, जिसे बलात्कार कहा जाता है। नैना रात भर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ब्रजेश पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा वो बेशरमों की तरह हंसता हुआ बोला, बच गया तेरा बाप। अगले दिन सुबह जब नैना बेसुध पड़ी हुई थी और अपने माथे पर किसी का प्यार भरा स्पर्श उसे महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो सामने निर्मला थी। नैना उसे देखकर उठने की कोशिश करने लगी। तब नैना ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, आराम से, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जानती हूँ इस वक्त तुम तकलीफ में हो, दर्द में हो, तुम्हारी गर्दन पर दांतों के निशान बता रहे हैं कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कुछ पुरुषों के लिए हम औरतें बस भोग मात्र की रहती हैं, वो हमें एक निर्जीव वस्तु की भांति समझते हैं जिसे कोई दर्द और तकलीफ नहीं होती। ब्रजेश उन्हीं में से एक है, लेकिन क्या भी किया जा सकता है, हमें तो इसे ही अपनी नियति मानकर चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ता है। माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही हैं नैना, मंदिर जाना है, तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर निर्मला वहाँ से जाने लगी। तब नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हैं, जबकि मेरे कारण ही आपके जीवन में दुख आ गया है, आपका पति आपसे दूर हो गया है। यह कमरा जिस पर पहले आपका अधिकार था, आज उसमें मैं आ गई हूँ, आपको मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है। निर्मला उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, तुमसे कैसी नाराज़गी नैना, ये सच है कि मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल बिल्कुल छलनी हो गया है, लेकिन मैं तुझसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, जबकि मुझे पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं दुखी हूँ तो तुम ही कौन सी खुश हो, तुम भी तो दुखी हो, हम दोनों इस वक्त दुखी हैं, वजह चाहे जो भी हो, इसलिए इस वक्त हम ही एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, वरना इस घर में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारा दुख समझ सके। अभी जल्दी तैयार हो जाओ, वरना पहले ही दिन तुम्हें सासू माँ की डांट सुननी पड़ेगी। नैना लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगाई जब नीचे आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उसे देखकर ब्रजेश ने कहा, देखो माँ, कितनी सुंदर बहू लाया हूँ तुम्हारे लिए, पूरे शहर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं होगी। सासू माँ उसकी ओर देखकर कहने लगी, हाँ बहुत सुंदर है, लेकिन तू भी एक बात सुन ले, ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। ब्रजेश हंसता हुआ बोला, इसकी फिक्र मत कर माँ, मुझे पता है औरतों को कैसे रखा जाता है। पूरे मोहल्ले में नैना की सुंदरता की तारीफ होने लगी। बहू की तारीफ सुनकर जो नैना की सास फूले नहीं समाती थी, गर्व से कहती, मेरा बेटा बहुत सुंदर बहू लाया है, पहली बहू भी बहुत सुंदर थी, दूसरी उससे भी ज़्यादा सुंदर लाया है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, नैना भी घर में सहज होने लगी, लेकिन उसे अपने घर की माँ की बहुत याद आती थी। ब्रजेश का व्यवहार उसे समझ नहीं आता था, कब किस बात पर नाराज हो जाए कहना मुश्किल होता था, लेकिन उसे अपनी नियति मानकर उसने स्वीकार कर लिया था। उसका मन जब दुखी होता तब वह निर्मला के पास जाकर बैठ जाती और अपने दिल की सारी बातें उससे कहती। एक दिन ब्रजेश को आने में काफ़ी रात हो गई। नैना को जोरों से भूख लगी थी, इंतजार करते करते उससे रहा नहीं गया तो उसने खाना खा लिया। जब उसने ब्रजेश का खाना निकाला तो उसने कहा, तुम्हारा खाना कहाँ है? तो नैना ने कहा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, सो मैंने खाना खा लिया। इतना कहना था कि ब्रजेश ने नैना को एक जोरदार चांटा मारा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पहले खाना खा लिया, एक दिन तुमसे इंतजार नहीं किया गया, कैसी पत्नी हो तुम, पति बाहर भूखा प्यासा काम कर रहा है और तुम्हें यहाँ खाने की पड़ी है। नैना रोते हुए बोली, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। ब्रजेश गुस्से में बोला, एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है, निकल जाओ इस कमरे से, आज की रात तुम इस कमरे में नहीं सोओगी। नैना चुपचाप खड़ी होकर रोती रही। ब्रजेश उठा और उसे हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। नैना रोती हुई निर्मला के कमरे में चली गई। निर्मला ने उसे रोते देखकर घबराते हुए पूछा, क्या बात है नैना, सब ठीक तो है ना, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नैना ने जब उसे सारी बात बताई तो निर्मला बोली, यह तो उनकी आदत है, बात बात पर गुस्सा होना, हाथ उठाना, कमरे से बाहर निकालना, यह सब तो हर दिन यहाँ पर होता है। नैना निर्मला के साथ कमरे में बैठी रो रही थी। निर्मला उसे चुप कराती रही, बोली, चुप हो जाओ नैना, कब तक रोती रहोगी, इन सब की आदत तुम डाल लो, यह सब तो यहाँ होता रहता है।
नैना अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, दीदी आपने इतने वर्षों तक यह सब सहा, इसके बाद भी आपको क्या मिला? उन्होंने आपको छोड़कर मुझसे शादी कर ली। मेरे तो पिता की मजबूरी थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतना सब सहने से तो अच्छा था आप अपने घर वापस चली जाती। निर्मला मुस्कुराती हुई बोली, अपने घर? तुम अभी बच्ची हो नैना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें नहीं पता, असल में हम औरतों का कोई अपना घर होता ही नहीं है। जिस घर में तुमने जन्म लिया, जिस घर में पली बड़ी, शादी के बाद वह घर तुम्हारे लिए पराया हो जाता है। फिर शादी के बाद जिस घर को तुमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, अपने वजूद तक को मिटा दिया, एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें उसी घर से बाहर निकाला जा रहा है। बात बात पर तुम्हें घर से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। तब यह भ्रम भी टूट जाता है, यह घर मेरा है। मुझे भी तुम्हारी तरह ही भ्रम था कि यह घर मेरा है, लेकिन एक दिन